शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विक्रम चौधरी के साथ पंचायती राज चुनाव 2021 पर बातचीत करते दैनिक भविष्य के संयुक्त संपादक अभिजीत सिंह। 1994 में जो अधिसूचना पारित हुई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 1994 में जो अधिसूचना जारी हुई थी जी, वह उस समय की जनसंख्या पर आधारित थी जी। और ये डेमोग्राफी क्या होती है, जो डेमोग्राफी शब्द यूज कर रही है सरकार? डेमोग्राफी शब्द जो है, जो जनसंख्या का विवरण होता है जी, उसको आधार माना जाता है कि कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, जी, जी। कितने जो है बच्चे हैं, कितनी उनकी आयु है, क्या उनकी जाति इत्यादि है। ये सब चीजें डेमोग्राफी में शामिल होती है। ये जो संख्या काउंटिंग होती है हर 10 वर्ष पर, तो इसके बारे में ये क्यों होती है? इस बार तो कह रहे हैं कि संख्या काउंटिंग भी एलिजिबल होगी, वो उसे कोई घर घर जाकर नहीं होगी, डिजिटल होगी। हाँ, डिजिटल भी हो सकती है। इस सबसे पहले तो इसका आधार ये होता है ताकि हमें अपने देश का यह पता चल जाए कि उसमें हमारी कितनी जनसंख्या है, उन जनसंख्या की क्या लिंग भेद है, क्या उनकी आयु है, क्या उनका कारोबार है, उनकी आमदनी का क्या स्रोत है, कितने लोगों को किस तरीके की आवश्यकता है। ये सब चीजें उसमें शामिल होती हैं। आखिर हाई कोर्ट ने 2021 के पंचायती राज चुनाव पर, नगर पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं 2021 पे, उस पर रोक क्यों लगाई, आरक्षण पर? उसके आरक्षण पर रोक इस कारण से लगाई कि उसमें जो पिटीशन करता था उसने यह कहा कि जो आधार है वो 2015 का रोटेशन होना चाहिए, जबकि इस सरकार ने उस 2015 के आधार को ना मानते हुए पुराना आधार जो कि वर्ष 1994 में लागू किया गया था, उसी को आधार मान लिया। नगर पंचायत का आरक्षण किस प्रकार था, क्या आप जानते हैं किस प्रकार था ये आरक्षण? ये चुनाव नगर पंचायत के नहीं है, ये चुनाव ग्रामीण पंचायत के हैं। ग्रामीण पंचायत, हाँ। तो ग्रामीण पंचायत के बारे में कुछ बताइए, क्या होता है, क्या सिस्टम होता है ग्रामीण पंचायत का, क्या करता है? ग्रामीण पंचायत जो होती है वह महात्मा गांधी की एक सोच थी कि हमारे गांव में खुद की सरकार हो, जी, है ना। इस आधार को कार्यान्वयन करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में इन सब चीजों का प्रावधान किया गया और ये विचार किया गया कि हम किस तरीके से अपने लोगों को ही वहाँ का सरकार चलाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि जो ग्रामीण समस्याएं हैं उनमें शहर में रह करके कोई व्यक्ति उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकता। लेकिन अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम गाँव को भी डेवलप कर रहे हैं। गाँव को डेवलप करने का तात्पर्य यह नहीं होता कि हम उनको समाप्त करते हैं। हम उनको डेवलप करेंगे, लेकिन ग्रामीण अपने आवश्यकता अनुसार उसको डेवलप करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता है, जैसे कई क्षेत्रों में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, कहीं पर रोजगार की समस्या होती है। इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए पंचायत राज बहुत आवश्यक है। आप किसान बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों बैठे हैं किसान, क्या लगता है क्यों बैठे हैं ये? किसान बिल के बारे में जो मुख्य बात है वह उसके अंदर दिए गए प्रावधानों को कठोरता से लागू किए जाने पर बहुत अधिक नुकसानदायक हो सकते हैं। एमएसपी पर आप क्या कहेंगे? मिनिमम सेलिंग प्राइस। एमएसपी पर कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। एमएसपी के लिए तो कई तरीके के प्रोविजन सरकार कर सकती है, जिससे कि जो धांधलियां अगर उसमें कोई होती हैं जो उनको जैसे रोका जा सकता है। जैसे FCI ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि वह जो किसान हैं उनके कितने एरिया में उन्होंने गेहूं बोया है उसका रिकॉर्ड बना रही है ना। गन्ने में भी इसी प्रकार होता है। गन्ना जो है वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग ही है और उसमें शुगर मिल जो है एक बॉन्ड भरवाती है कि इतना गन्ना वो उन किसानों को खरीदेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देखिए अब हमारे घर में किसान है, हमारे मामा किसान है, वो जब ईख ले जाते हैं तो पर्ची कटती है, वहां से पर्ची मिलती है। हाँ।
वो पर्ची के जो पैसे होते हैं वो बीच में कुछ लोग दलाल खा जाते हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे, जो दलाल खा जाते हैं पैसे? हाँ, ये हिंदुस्तान की एक समस्या है कि यहाँ पर इस किस्म के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि किसी न किसी तरीके से किसानों का उत्पीड़न करते रहते हैं। उन बिचौलियों को किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है और डिजिटल माध्यम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बन रहा है। अब तो ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स भी डिजिटल भरा जाएगा, ITR भी डिजिटल भरी जाएगी, डिजिटल। हाँ, तो वो तो बहुत दिनों से भरी जा रही है, ITR तो डिजिटली भरी जा रही है। ऐसा क्यों फेसलेस क्यों कर दिया है इनकम टैक्स को? इनकम टैक्स को फेसलेस इसलिए किया गया कि जब वो किसी अधिकारी के समक्ष जाता था जी, आयकर दाता, तो उससे वो नेगोशिएट भी कर सकता था, उसको डरा भी सकता था, धमका भी सकता था। अब तो फेसलेस है, अब किसी का ये पता नहीं है कि कौन सी अपील किसके पास जा रही है। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। जी जी जी। जिस तरीके से वर्चुअल में कोर्ट में ठीक तरीके से सुनवाई नहीं हो पाती है, अपने आप को व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसी तरीके से फेसलेस अपील में भी व्यक्ति अपना पूर्णतः अपनी बात को नहीं समझा पा रहा है। क्या इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे फेसलेस करने के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? हाँ, फेसलेस जो कुछ वास्तविकताएं छुपी भी रह सकती हैं। वो कैसे? जैसे ITO तो पूरे अकाउंट्स वगैरह देख करके और सारी चीजें करके जब जो है कोई चीज का निर्णय करते थे। अच्छा, है ना? जी जी जी। अब तो जो है वो सिर्फ जो रिटर्न भरी जा रही है उसके आधार पर ही होगा। किसी बहुत कम लोग स्क्रूटनी में बुलाए जा रहे हैं, उनके भी अकाउंट्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा वेरीफाई होते हैं। है ना? अगर वो कर देते हैं तो वो मान्य हो जाते हैं। हम फिर से लौटते नगर पंचायत, ग्रामीण पंचायत जो आपने बताया उस पर। तो ग्रामीण पंचायत में किस किस पार्टी का लगता है कि कौन कौन सी पार्टी कैसे परफॉर्म करेगी? ग्रामीण पंचायत में तो ये इस बार ही ऐसी बात शुरू हो रही है कि जिसमें राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं। पूर्व में तो व्यक्ति सिर्फ वहाँ पर कोई पार्टी का हिसाब नहीं होता था, व्यक्ति अपनी छवि के आधार पर ही ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ता था। जी, अब पार्टियां आ गई हैं तो पार्टी में सबसे मजबूत किला देखिए जो एजुकेशन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम और जो हमारा सिस्टम गवर्नमेंट्स बॉडी, इनको हिलाने के लिए ये अंदर से हिलती हैं। ये बहुत मजबूत किले हैं, इन्हें खोखला करना पड़ता है, अंदर से हिलाना पड़ता है। खोखला वो एक हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, लगन से लगे हुए हैं, लेकिन जो उनकी कैबिनेट है, जो उनके नेता हैं, वो करप्शन में लिप्त हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, हम किसी के बारे में इस तरीके की बातें नहीं कह सकते हैं। जी, तो क्या करप्शन कभी खत्म हो पाएगा इंडिया से? इंडिया से करप्शन का खत्म होना शायद ही संभव हो। बहुत प्रयास सभी लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, पहले भी किए जा रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो कि राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और लोगों के पास में 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद भी करप्शन खत्म नहीं हुआ। रोज नए नए तरीके से लोग करप्शन में लिप्त हैं, इनको रोका जाना बहुत मुश्किल है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं 70 साल की गंदगी साफ करूंगा, और ऐसे में नीरव मोदी, ये लक्ष्य टवर जैसे और विजय माल्या जैसे ये बैंक का पैसा लेकर भागे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा, बैंकिंग सिस्टम खोखला होता जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम। हाँ, इस सब के बारे में तो अभी प्राइमरी स्टेज पर कहना बहुत मुश्किल है। जी, आप शहर के वरिष्ठ वकील है विक्रम जी, दर्शकों को बताएं कि आप उन्हें आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो यही है कि जो ग्राम पंचायत के हमारे चुनाव होने वाले हैं उसमें किसी लालच में ना आए, योग्य व्यक्ति को चुने जो आपके क्षेत्र की भलाई कर सके, आपके ग्रामीण विकास का कार्य कर सके। आप जो है कोई किसी प्रकार के रुपए के, किसी के
पद के या किसी के शराब वगैरह इत्यादि के लालच में ना आए और निष्पक्ष होकर के अपने क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। अब हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। हमारे साथ थे श्री विक्रम चौधरी जी, वरिष्ठ वकील गाजियाबाद के। मैं भावी सत्ता का संयुक्त संपादक और राष्ट्रीय लोकदल का महानगर उपाध्यक्ष आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं। ओके, नमस्ते।